हेलो दोस्तों, स्वागत है टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की इस सीरीज़ में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। तो आज हम जानेंगे सौर मंडल में पाए जाने वाले सभी ग्रहों के बारे में और उनकी इमेज भी देखेंगे और जानेंगे उनके घूर्णन काल और परिक्रमण काल के बारे में। तो जो हमारे सौर मंडल में ग्रह पाए जाते थे पहले वे 9 थे, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 8 ही ग्रह बचे हैं क्योंकि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो कौन कौन से ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में वर्तमान में? तो वो हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा पहला ग्रह है वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह यानी मरकरी, ये सूर्य के सबसे नज़दीक है और यहाँ पर दिन गर्म और रात ठंडी होती है। ये देखिए, ये है मरकरी की इमेज और ये सबसे कम समय में परिक्रमा करता है सूर्य की। तो जाहिर सी बात है, यदि सबसे नज़दीक है सूर्य के तो सबसे कम समय में परिक्रमा भी करेगा। लेकिन एक ये बात आती है कि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है तो ये सबसे गर्म ग्रह होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर दिन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। यहाँ पर दिन का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 400 या 450 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, लेकिन जो रातें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती हैं। रात का टेम्परेचर जो होता है वो -100 डिग्री तक चला जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये सबसे छोटा ग्रह है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं अगले ग्रह की। तो जो हमारा अगला ग्रह है वो है शुक्र ग्रह यानी वीनस। ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है और ये सर्वाधिक गर्म व चमकीला ग्रह है। तो हमारे सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र ग्रह और सबसे ज़्यादा चमकीला भी है, ये सबसे ज़्यादा शाइनिंग इसी ग्रह की। और इस ग्रह की एक और विशेषता है कि यहाँ पर जो सूर्योदय होता है वो पूर्व से ना होकर पश्चिम से होता है। हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी में जो सूर्योदय होता है वो पूर्व से होता है, लेकिन शुक्र में सूर्योदय पश्चिम से होता है। इसके जो अन्य नाम हैं, जुड़वा ग्रह, सुंदरता की देवी, पृथ्वी की बहन और कई सारे नामों से इसको जाना जाता है। क्योंकि यह जो ग्रह होता है ये हमारी पृथ्वी से सुबह और शाम के टाइम दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसका नाम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी रखा गया है। और ये अपनी धुरी पर सबसे धीमे घूमता है, यानी सबसे जो धीमी चाल है अपनी धुरी पर वो शुक्र ग्रह की है। अभी हम आपको आगे सभी ग्रहों की अपनी धुरी में घूमे जाने वाले समय के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आप आगे देखते रहिए। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ग्रह की ओर। अगला ग्रह हमारा पृथ्वी यानी हमारा ग्रह पृथ्वी। इसका जो कलर है वो है नीला, यह नीला ग्रह है और यही एक सौर मंडल का ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है। इसकी जो घूर्णन अवधि होती है यानी अपनी धुरी में जो घूमने का इसका जो समय होता है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होता है, जो इसका एग्जैक्ट घूर्णन अवधि होती है। लेकिन हम लोग इसको 24 घंटे पूरा मानते हैं, जो हमारा दिन और रात मिला के होता है 24 घंटे का। और इसका एक उपग्रह है चंद्रमा, जिसका केवल 59% भाग ही हमको पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। और चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है और यहाँ पर कई मिशन भी भेजे गए हैं, जैसे हमने देखा भारत से और अन्य कई देशों से भी यहाँ पर मिशन भेजे गए हैं। और पृथ्वी से सबसे ज़्यादा जो चमकता हुआ तारा हमको दिखाई देता है उसको नाम दिया गया है साइरस। ये आप देख सकते हैं, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। ये स्टार हमारी पृथ्वी से सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, वो यही तारा होता है साइरस। और हमारी जो पृथ्वी है वो 23.1/2 डिग्री पर झुकी हुई है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ग्रह की ओर। अगला जो ग्रह है हमारा वो है मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका जो रंग है वो पूरी तरह लाल है और यहाँ पर बादल भी पाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं इमेज पे, यहाँ पर बादल मिले हैं, तभी वैज्ञानिकों को यहाँ पर जीवन होने की एक संभावना वैज्ञानिकों ने व्यक्त की है। इसीलिए यहाँ पर कई मिशन भेजे गए हैं विदेशों से भी और भारत से भी। अभी लेटेस्ट में 2014 में मार्स मिशन भेजा गया था, वो इसी ग्रह पर भेजा गया था क्योंकि वैज्ञानिकों को यहाँ पर जीवन होने की कुछ संभावनाएं लग रही हैं, इसीलिए उन्होंने मिशन यहाँ पर भेजा है।
इसके दो उपग्रह हैं, फोमोस और डिमोस, जिसमें जो डिमोस है वो सबसे छोटा उपग्रह है। सभी सौरमंडल में पाए जाने वाले सभी ग्रहों में जो सबसे छोटा उपग्रह है वो मंगल ग्रह का डिमोस ही है। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये है डिमोस और ये है फोमोस, तो ये आप देख सकते हैं। और मंगल ग्रह पर एक पर्वत भी पाया गया है, निक्स ओलंपिया। ये जो पर्वत है वो यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंची चोटी जो है पृथ्वी पर पाई जाने वाली माउंट एवरेस्ट, उससे 3 गुना बड़ा है निक्स ओलंपिया पर्वत, जो कि मंगल ग्रह में। और यहाँ पर एक ज्वालामुखी भी मिला है जो है ओलंपस मेसी। और मंगल ग्रह वो 25 डिग्री पर झुका हुआ है, और जो हमारी पृथ्वी है वो 23 अंश पर झुकी हुई है। जो मंगल ग्रह है वो 25 अंश पर झुका हुआ है। और ये जो पृथ्वी के वायुमंडल और मंगल के वायुमंडल में कुछ समानताएं भी पाई गई हैं, इसीलिए वैज्ञानिकों ने यहाँ पर जीवन होने की संभावना व्यक्त की है। तो अभी हम आगे देखेंगे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और मार्स के एटमॉस्फेयर का एक कंपैरिजन। आगे भी हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं जिससे जीवन होने की संभावना मिली है। तो चलिए देखते हैं। ये है कंपेयरिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स एंड अर्थ। तो जो हमारी पृथ्वी है वहाँ पर 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन, और जो बाकी 1% बचता है उसमें कई सारी गैसें आ जाती हैं, जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, मीथान, नियॉन, इस प्रकार से कई गैसें आ जाती हैं जो 1% के अंदर आती हैं। और अगर हम मंगल के एटमॉस्फेयर को देखें यानी मार्स के एटमॉस्फेयर को देखें तो वहाँ पर आर्गन है 1.9%, नाइट्रोजन 1.9% और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बताइए वहाँ पर कैसे जीवन की हम कल्पना कर सकते हैं जब 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन जो 1% सिक्किम में भी कई सारी गैसें वहाँ भी पाई जाती हैं, जैसे मीथेन है, नियॉन है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है। और लेकिन यहाँ पर जीवन होने की इसलिए संभावना है क्योंकि ऑक्सीजन की भी कुछ मात्रा पाई गई है, ये दशमलव में है बट कुछ मात्रा तो पाई गई है, और वाटर वेपोर यानी वो जलवाष्प भी पाई गई है, तो इसलिए यहाँ पर जीवन होने की कुछ संभावना व्यक्त की जा सकती है। चलिए हम देखते हैं अपने अगले ग्रह की। अगला ग्रह हमारा बृहस्पति ग्रह। ये हमारे यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह ही है। इसकी सबसे तेज़ घूर्णन चाल में यानी अपनी धुरी में ये सबसे तेज़ घूमता है। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि किस ग्रह की कितनी घूर्णन चाल है। और यहाँ पर ठोस का अभाव है। तो अब जब इसके आगे वाले जितने आप ग्रह देखेंगे यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन चारों ग्रहों को गैसीय दानों की श्रेणी में रखा गया है। यानी यहाँ पर ठोस का अभाव है, यहाँ पर सिर्फ गैसें ही पाई जाती हैं इन 4 ग्रहों में। तो यहाँ पर ठोस का पूरी तरह अभाव है। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमिड। गैनीमिड सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये है बृहस्पति की इमेज, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। और अगर बात करें यहाँ पर पाए जाने वाले उपग्रहों में यानी बृहस्पति ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं, तो अभी तक बृहस्पति ग्रह के 67 यानी 67 उपग्रह ज्ञात हैं। तो चलिए देखते हैं अगले ग्रह को। अगला ग्रह है हमारा वो है शनि ग्रह यानी सैटर्न। ये दूसरा बड़ा ग्रह है हमारे सौर मंडल का, और इसका स्वयं का वायुमंडल है, और ये भी एक गैसीय ग्रह है यानी यहाँ पर भी ठोस का अभाव है। और इसका जो घनत्व है वो जल से भी कम है। और इसका एक उपग्रह है टाइटन, जो मुख्य इसका उपग्रह है। और अगर बात करें इसके उपग्रह की संख्या की तो वो है 87 यानी इसके अभी तक 87 उपग्रह ज्ञात किए जा चुके हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यानी पूरे सौर मंडल में अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं तो वो शनि ग्रह ही है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। चलिए हम देखते हैं अगले ग्रह को। अगला ग्रह है हमारा अरुण ग्रह। और अरुण ग्रह और वरुण ग्रह ये दोनों जो ग्रह हैं इनमें तो बहुत ही ज़्यादा गैसें पाई जाती हैं, यानी इनको बर्फीली गैस दानों भी कहा जाता है वैज्ञानिकों द्वारा। तो यह एक लेटा हुआ ग्रह है और यहाँ भी सूर्योदय पश्चिम से होता है। तो आपको ध्यान रखना है सौर मंडल में 2 ग्रह ही ऐसे हैं जहाँ पर सूर्योदय पश्चिम से होता है। एक हमने पीछे पढ़ा शुक्र और ये अरुण यानी यूरेनस। अरुण को कहते हैं यूरेनस और शुक्र को वीनस। तो यहाँ पर
तो कुछ राइमिंग भी मिलती जुलती है, यूरेनस वीनस। तो इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, सूर्योदय पश्चिम से होता है और इसका जो एक उपग्रह है वो है टाइटेनिया, और यह एक शीत ग्रह है, गैसीय अवस्था में ये भी है। और बहुत ही ज़्यादा NH3 और CH4 यानी अमोनिया और मीथेन की बहुत ही ज़्यादा मात्रा इन दो ग्रहों में पाई जाती है, यानी अरुण और वरुण में। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले ग्रह की ओर, जो कि है वरुण ग्रह। ये सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है, सबसे दूर है वो वरुण ग्रह ही है। और यहाँ पर मीथेन के दिखता है, जैसे हमने आपको पीछे बताया कि अरुण और वरुण ग्रह में अमोनिया और मीथेन की बहुत ही ज़्यादा दिखता है। बर्फ अवस्था में ये गैसें वहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। हरे रंग का ग्रह, ये मिसप्रिंट हो गया है, तो ये हरे रंग का ग्रह नहीं है, ये आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो ब्लू है। और इसका एक उपग्रह है वो है ट्रिटॉन। ट्रिटॉन इसका एक उपग्रह है। तो चलिए अब आगे हम देखेंगे सभी ग्रहों के सूर्य, मतलब जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाते हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मरकरी। मरकरी 88 डेज यानी सबसे जल्दी परिक्रमा पूरी करता है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक भी है। तो 88 दिन में मरकरी इसकी परिक्रमा पूरा कर लेता है। उसके बाद आता है वीनस, जो कि 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। उसके बाद आती है पृथ्वी, जो कि 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, जिसे हम लोग एक साल भी कहते हैं। उसके बाद आता है मार्स। मार्स 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। उसके बाद आता है जुपिटर, जो कि 12 सालों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। उसके बाद आता है सैटर्न 30 साल में। उसके बाद यूरेनस 84 साल में। उसके बाद नेपच्यून 165 साल में। यानी हमारे यहाँ का जो एक साल होगा वो नेपच्यून के 165 सालों के बराबर होगा। और अब हम आगे देखेंगे ग्रहों के यानी स्वयं की धुरी पर घूमने में कितना समय लगता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे वीनस। वीनस जैसा हमने आपको पीछे ही बताया था जब पढ़ाया था हमने वीनस आपको, कि इसकी चाल अपनी धुरी पर सबसे धीमी यानी सबसे धीमी घूर्णन चाल इसकी होती है। तो आप देख सकते हैं 5832 घंटे इसको खुद की धुरी में घूमने में लगते हैं। यानी वहाँ पर अगर बात करें शुक्र पर जो एक दिन होगा वो 5832 घंटों का होगा, ऐसा कह सकते हैं। और जो मरकरी है वो 1408 घंटे लगते हैं उसको अपनी दूरी पर घूमने में। और हमारी पृथ्वी को 24 घंटे, जो कि हमारा एक दिन होता है, और मार्स को 25 घंटे, और जुपिटर मात्र 10 घंटों में ही अपना एक पूरा चक्कर पूरा कर लेता है। जैसे हमने आपको पहले बताया भी था कि जुपिटर सबसे तेज़ घूर्णन चाल होती है जुपिटर की। उसके बाद आता है सैटर्न, ये 11 घंटों में, यूरेनस 17 घंटों में, और नेपच्यून 16 घंटों में अपनी दूरी पर घूम लेता है। तो इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना सौरमंडल में पाए जाने वाले सभी ग्रहों के बारे में और उनके घूर्णन काल और परिक्रमण काल के बारे में भी। तो हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आप ऐसे ही हमारी इस सीरीज़ से जुड़े रहिए, जिसमें हम फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।